हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक देशीय शोथ यानी कि लोकलाइज स्वेलिंग्स। तो उसमें हम पढ़ेंगे उपजीविका के बारे में, फिर गलशुंडिका पढ़ेंगे, फिर गलगंड पढ़ेंगे, उसके बाद गलग्रह पढ़ेंगे, फिर विसर्ग पढ़ेंगे। ठीक गाइस। तो सबसे पहले हम आते हैं उपजीविका, जो कि ये सब कहाँ वर्णित है। ये चरक संहिता के सूत स्थान के 18 चैप्टर जो त्रिशोथीय अध्याय है उसमें वर्णित है। तो सबसे पहले उपजीविका को देखते हैं। तो उपजीविका का श्लोक देखते हैं। यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो जीवा मूले अवतिष्ठते आशु संजनियेत शोथम जायते अस्य उपजीविका। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 18 चैप्टर त्रिशोथीय अध्याय का 19 श्लोक। इस श्लोक के प्रतिक्षेप का अर्थ देखते हैं। यस्य श्लेष्मा प्रकुपिते, प्रकुपित हुआ श्लेष्मा यानी कि प्रकुपित हुआ कफ यानी कि विषेटेड हुआ कफ जीवा मूले अवतिष्ठ थे, जीवा के मूल में। मूल मतलब क्या होता है? रूट। जैसे कि प्लांट होता है उसका मूल होता है, चेतन होता है। तो मूल होता है और मतलब रूट होता है, शूट होता है। तो रूट यानी कि मूल यानी कि जड़, यानी कि जो उसका बेस है, जीवा का मूल है, वहां पर लोकलाइज होती है ये स्वेलिंग, मतलब कफ लोकलाइज होता है। फिर आशु संजने शुभा, फिर वहां पर जल्दी ही शोथ उत्पन्न कर देता है। जायते ऐसे उपजीविका, और इसे उपजीविका कहते हैं। ठीक है गाइज। तो उपजीविका मतलब जीवा को ऊपर उठा दिया। हमें ये याद नहीं रखना है कि जीवा के ऊपर है या जीवा के नीचे, नहीं। उपजीविका मतलब जीवा को ऊपर उठा दिया। तो कहाँ पर था? ये बेस पर था, जो मूल है जीवा का वहां पर था। और उपजीवा जीवा को ऊपर उठा दिया, तो हम ये कह सकते हैं ये जीवा के नीचे है। जो ये उपजीविका में जो शोध हो रहा है वो जीवा के नीचे हो रहा है, क्योंकि इसने जीवा को ऊपर उठा दिया, जीवा को ऊपर कर दिया उपजीविका। ठीक है। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। कुपित हुआ कफ जिस पुरुष के जीवा के मूल भाग में अपना स्थान बनाता है, यानी कि जीवा का जो रूट है, जहाँ से जीवा ओरिजिनेट कर रही है, जहाँ से ओरिजिन कर रही है जीवा का, वहां पे मूल बनाता है, स्थान बनाता है। उसके जीवा के मूल भाग में शीघ्र ही शोध उत्पन्न कर देता है, उसे उपजीविका कहते हैं। तो जो कफ है वो कुपित हुआ जीवा के मूल भाग में, जीवा के मूल भाग में इकट्ठा हुआ, और जीवा के मूल भाग में इकट्ठा होने के बाद वहाँ अपना स्थान बनाया। वहाँ कफ ने जीवा के मूल भाग में गया, जीवा के मूल भाग में स्थान बनाया, और फिर जीवा के मूल भाग में शीघ्र ही शोथ उत्पन्न कर दिया। आशु मतलब शीघ्र, संजने शोभम शोधम शीघ्र ही शोध उत्पन्न कर दिया, उसे उपजीविका कहते हैं। ठीक गाइस। तो ये उपजीविका। अब हम पढ़ेंगे गलशुंडी। गलशुंडी मतलब श्लोक देखते हैं। यस्य श्लेष्मा प्रकोपितो काकले व्यवतिष्ठते आशु संजने शुभम करोति गलशुंडिका। तो ये श्लोक और ये श्लोक बिल्कुल सेम ही है, बस वहां पे था ये ऐसे क्लेश में कुपिते, ऐसे शेष में कुपिते आशु संजने शोभम, आशु संजने शोभम जायते अस्य उपजीविका करोति गलशुंडिका। और यहाँ क्या डिफरेंस है? जीवा मूल्य अवतिष्ठते, काकले अवतिष्ठते। जो कफ प्रकोपित हुआ, कफ ने तालु मूल काकले, काकले मतलब तालु मूल, तालु यानी कि जो पैलेट होता है हमारा, जो पैलेट होता है उसके मूल भाग में उसने कफ ने अपना स्थान बनाया। फिर आंसू संजीने सुबह वहां पे शोधन कर दिया, उसे गलशोलिका कहते हैं। तो काकले मतलब हमें काकले व्यवस्थित किसके लिए है? गलशोनिका। काकले गलशोनिका, एल काकले कले, गल कले, गलशुंडी काकले, गल काकले, तो गलशुंडी काकले। और उपजीविका जीवा, जीवी, जीवा मूले, जीवी है जीवा मूले, गल कले, गलसुंडी काकले। तो जिस व्यक्ति के शरीर में कुपित हुआ कफ काकल तालु मूल प्रदेश में अपना स्थान बनाता है, तो शीघ्र ही वहां शोथ उत्पन्न कर देता है, उसे गलशुंडी कहते हैं। तो तालु के मूल में सबसे पहले पूरे शरीर में कफ प्रकुपित हुआ, फिर उसने तालु के मूल में अपना स्थान बनाया, फिर तालु को मूल में शोथ उत्पन्न करा, उसे क्या कहते हैं? गलशुंडी कहते हैं। ठीक है गाइस। अब हम पढ़ेंगे गलगन। तो यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो गल वायु अवतिष्ठते सना सने संजय शोफम गल शोण्डस्य जायते। तो इसमें भी यही है, ऐसे श्लेष में प्रकोपित है, इसमें भी था ऐसे श्लेष में प्रकोपित है, इसमें भी था ऐसे श्लेष में प्रकोपित है। इसमें था आशु संजने शोफम, इसमें था आशु संजने शोफम, इसमें था शने संजने शोफम। गलगंटुस उजायते, ये था गलशुनिका, ये था जायते उपजीविका। और इसमें मेन क्या है? गल वायु अवतिष्ठते, गले के बाहरी प्रदेश में स्थित होता है कफ, यानी कि गल के जो गला होता है उसके आउटसाइड रीजन में, एक्सटर्नली जो कफ होता है वो इकट्ठा होता है।
तो यस शेष में प्रकोपित है, कफ प्रकोपित हुआ। गले के बाह्य प्रदेश में इकट्ठा हुआ कफ। और शनै मतलब स्लोली स्लोली, शनै मतलब होता है हल्के हल्के, धीरे धीरे, संजय शुभम, धीरे धीरे शोध उत्पन्न करा, गलगंडो उपजाए थे, उसे क्या कहते हैं, गलगंड। ठीक है। तो जिस व्यक्ति के गले के बाहरी प्रदेश में कुपित हुआ कफ अपने स्थान बनाता है, गले के जो गला है उसके बाहरी प्रदेश में कुपित हुआ कफ अपने स्थान बनाता है और वहां धीरे धीरे शोध उत्पन्न करता है, उसे गलगंड कहा जाता है। तो गले वायु अवतिष्ठते गलगंड। गले में माला जैसी होती है तो गलगंड, इसे गंडमाला भी कहते हैं। तो गलगंड जो होता है गले के चारों तरफ बनाता है, गलगंड गलवायु, गलगंड से गलवायु याद रखना है। गलगंड है तो गले के बाहरी प्रदेश में ये शोथ उत्पन्न करता है। तो जिस व्यक्ति गले के बाहरी प्रदेश में कुपित हुआ कफ अपना स्थान बनाता है और वहां धीरे धीरे शोथ उत्पन्न करता है, उसे गलगंड कहा जाता है। तो उपजीविका था जीवा के मूल भाग में, गलशुंडी था तालु प्रदेश में, गलशुंडी काकले, उपजीविका जीवा मूल अवतिष्ठते, गलगंड गलवायु अवतिष्ठते। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गलग्रह। तो गलग्रह के देखते हैं। यस्य श्लेष्मा प्रकुपितस्थ अंतर्गले आसु संजने शुभम जायते गलग्रह। तो इसमें भी वही है, यस्य शेष में प्रकुपित, यस्य शेष में प्रकुपित, तिष्ठते अंतर्गले स्थिरा, आशु संजने शोथम जायते उपजीविका, जायते गलग्रह। तो कफ प्रकुपित हुआ और उसने अंतर्गले, गले के इंटरनली, गले के अंदर के पार्ट में अपना स्थान बनाया, तिष्ठति स्थान बनाया, आशु जल्द ही शोध उत्पन्न किया और इसे गलग्रह कहा जाता है। तो जिस मनुष्य का कुपित हुआ कफ गले के अंतर प्रदेश में, अंतर्गले, गले के अंदर अंतर प्रदेश में जाकर स्थिर हो जाए और शीघ्र ही शोध उत्पन्न कर दे, उसे गलग्रह कहा जाता है। ये जो है ये रोंग नॉट हो गया है, इसे क्रॉस कर दिया है, इसको आपको देखना नहीं है, इसको देखना है यहाँ से। जिस मनुष्य का कुपित हुआ कफ गले के अंतर प्रदेश में जाकर स्थिर हो जाए और शीघ्र ही शोथ उत्पन्न कर दे, उसे गलग्रह कहा जाता है। अंदर गले में कफ इकट्ठा हो जाएगा तो गले में जकड़ाहट हो जाएगी, एक स्टिफनेस आ जाएगी, तो गलग्रह मतलब होता है अंतर गले, गले के अंतर भाग में शोथ उत्पन्न स्थिर हो जाए कफ और शोथ उत्पन्न कर दे, उसे गलग्रह कहा जाता है। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यस्य शेष में प्रकोपितो तिष्ठते अंतर गले स्थिरा आशु संजने शुभम जायते यस्य गलग्रह। तो एक बार रिवाइज फिर से कर लेते हैं। उपजीविका मतलब जीवा मूल अवतिष्ठते, गलशुंडी मतलब काकले, काकले अवतिष्ठते, गलगंड मतलब गलवायु अवतिष्ठते, गलगंड गलवायु अवतिष्ठते, गलशुंडी काकले अवतिष्ठते, उपजीविका जीवा मूल अवतिष्ठते। और गलग्रह क्या है, अंतर्गले, अंतर्गले, गलगंड क्या था, वायु अवतिष्ठते और गलग्रह था अंतर्गले, आशु संजने शुभम जाय से गलग्रह, उसे गलग्रह कहते हैं। अब विसर्ग, विसर्ग का श्लोक देखते हैं। यस्य पित्तम प्रकोपितम सरक्तम त्वचि सरपति शोथम सरागम जन्येत विसर्पस्तस्य जायते। तो जो पित्त होता है वो प्रकोपित होकर रक्त के साथ त्वचा में फैल जाता है, सरपति जैसे सर्प होता है, सर्प फैलता है, सांप फैलता है, वैसे ही त्वचा में फैल जाता है। शोथम सरागम जन्येत विसर्पस्तस्य जायते, और रक्त वर्ण का शोथ उत्पन्न करता है, उसे विसर्प कहा जाता है। शोथम सरागम, सरागम मतलब रक्त वर्ण का शोथ उत्पन्न करता है, उसे विसर्प कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में कुपित हुआ पित्त, यस्य पित्तम प्रकुपितम सरक्तम त्वचि सरपते, जिस व्यक्ति के शरीर में कुपित हुआ पित्त रक्त के साथ त्वचा में फैल जाता है, यस्य पित्तम प्रकुपितम सरक्तम त्वचि सरपते, रक्त के साथ त्वचा में फैल जाता है और रक्त वर्ण का शोथ उत्पन्न करता है, उसे विषर्प कहा जाता है। ठीक गाइस। तो गाइस इसमें हमने देखा पित्त प्रकुपितम सारक्तम, पित्त के साथ रक्त है किसमें, विषर्प में। गलग्रह में क्या है, श्लेष्मा, और गलगंड में क्या है, श्लेष्मा, गलशुंडिका में क्या है, श्लेष्मा, और उपजीविका में क्या है, कफ। तो सब में उपजीविका, गलशुंडी, गलगंड, गलग्रह, इन सब में कफ है और विसर्प में पित्त के साथ रक्त है। ठीक है। तो विसर्प को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में कुपित हुआ पित्त रक्त के साथ त्वचा में फैल जाता है और रक्त वर्ण का शोथ उत्पन्न करता है, उसे विसर्प कहा जाता है। कुपित हुआ पित्त कुपित हुआ, रक्त के साथ त्वचा में सारी स्किन में फैल गया और फिर वहां पे रेड कलर का शोथ उत्पन्न कर दिया, इडिमा उत्पन्न कर दिया रेड कलर का, उसको क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। ठीक है। तो पित्त के रक्त के साथ त्वचा में फैल गया, पित्त और रक्त का मिश्रण हुआ, त्वचा में पूरी स्किन में फैल गया और रक्त वर्ण का रेड कलर का शोथ उत्पन्न कर दिया, उसे कहते हैं विसर्प। ठीक है गाइस। तो हमने सबसे पहले उपजीविका पढ़ा, फिर गलशुंडिका पढ़ा, फिर गलगंड पढ़ा, फिर गलग्रह पढ़ा, फिर विसर्प पढ़ा। ठीक है। और इससे आगे आने वाली वीडियोज में हम पीठिका पढ़ेंगे, तिलक, पिपलू, व्यंग, नीलिका और शंखक को पढ़ेंगे। ठीक है गाइस। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।